बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है। इससे ठीक पहले मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने युवाओं को 10 लाख नौकरी के अपने वादे का जिक्र प्रमुखता से किया है। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता समेत कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया। आरजेडी के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर गौर करें तो 10 लाख नौकरी, संविदा प्रथा खत्म करना, सभी को समान काम समान वेतन का ऐलान किया गया है। सरकारी विभागों में निजीकरण को बंद किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान, कार्यपालक सहायक, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने की फीस नहीं लगेगी और उनके आने जाने की यात्रा का किराया मुफ्त में सरकार देगी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक की मांगें पूरी की जाएंगी। किसानों को आमदनी बढ़ाना और उनके कार्य मुक्त करना, किसानों के फसल खरीदने का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस, नई उदार उद्योग नीति लाई जाएगी। व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिर्फ हमारा घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प है, जिसे हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये हम लोगों का प्रण है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्था के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक चीज़ों का प्रण हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज दिया गया। दिल्ली वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत भारी हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार अक्टूबर सबसे ज्यादा प्रदूषित रह सकता है। पूर्वानुमान पर यकीन करें तो इस बार बेहद खराब दिन के साथ गंभीर श्रेणी के दिन भी अधिक मिल सकते हैं। अभी तक अक्टूबर में 2 दिन राजधानी को बेहद खराब मिल चुके हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिन प्रदूषण स्तर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में रह सकते हैं। पिछले साल की तुलना में प्रदूषण इस अक्टूबर में 15 से 20% ज्यादा रहने की एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है। गौरतलब है कि 2019 में प्रदूषण में काफी कमी दर्ज की गई थी। विभिन्न तरह के प्रयास नजर आने लगे थे। पराली जलना भी अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में जोर पकड़ रहा था। इस बार की स्थितियां बदल गई हैं। SAFAR के मुताबिक आज सुबह दिल्ली और नोएडा में हवा की क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की गई।
दिल्ली का AQI 304 जबकि नोएडा का 342 दर्ज किया गया। गुड़गांव की स्थिति इन दोनों जगहों से खासी बेहतर है और वहां का AQI 138 रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को राजधानी का प्रदूषण स्तर कुछ समय के लिए गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। वहीं EPCA ने यह भी कहा है कि 25 अक्टूबर से जो हवाएं चलेंगी उन्हें लेकर स्थिति साफ नहीं है। अगर हवाएं पराली के धुएं को लेकर आई तो स्थिति और खराब हो सकती है। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख से नीचे दर्ज की गई। कुल रिकवरी भी 70 लाख के पार हो चुकी है। कुल पॉजिटिव केसेस में महज 8.71% केसेस ही अब एक्टिव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 53,770 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 650 मरीजों की मौतें भी हुई है। इसी के साथ भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 78,14,682 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,80,680 केस फिलहाल एक्टिव हैं, जबकि 70,16,046 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस जानलेवा वायरस से भारत में अब तक कुल 1,17,956 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना रिकवरी रेट 89.78% पर पहुंच चुका है, जबकि 8.71% एक्टिव मरीज हैं। वहीं मृत्यु दर 1.50% पर पहुंच गई है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट यानी कुल टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकलने की दर 4.20% है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को निर्धारित करने में अगले 3 महीने निर्णायक होने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान और सर्दियों के मौसम में पूरा एहतियात बरतने का अनुरोध किया। कल देश भर में 14,42,722 टेस्ट हुए हैं, यानी 1.5 मिलियन के आसपास टेस्ट कल हुए हैं। और पूरे देश में अब तक टोटल टेस्ट की संख्या वो 10 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। 10 करोड़ 10 लाख के ऊपर हमारे जो है टेस्ट हो चुके हैं। एक लेबॉर्ट्री से प्रारंभ हुई भी यात्रा अब 1,989 यानी लगभग 2,000 लेबॉर्ट्रीज तक पहुंच गई है। और इन सारी उपलब्धियों के अंदर सारे देश ने मिलकर काम किया है, सबने प्रयास किया है। डीएम से लेकर और ऊपर लेवल तक सभी अधिकारी, नीचे लेवल तक सभी कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स। शायद कोई ऐसा नहीं है, जब तकलीफ़ में था देश, माइग्रेंट लेबरर्स, तो सारे NGOs खड़े हो गए गरीबों को खाना खिलाने के लिए। सैकड़ों संस्थाएं खड़ी हो गई। और इसके कारण जो है हम लोग एक प्रकार से अभी ऐसी स्थिति में आए हैं जहां अगर ठीक से थोड़ा सा अगले 2-3 महीने, जब तक कि वैक्सीन भी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है, अगर अगले 3 महीने हमने प्रिकॉशंस, सावधानियां, पूरा विजिलेंट रहकर, और ख़ासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना, हैंड हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करने के बारे में, और जहां तक हो सके फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने। ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है। एकनाथ खड़से ने बीजेपी छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कई और लोग बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी की ओर से रोक लिया जाता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी अभी एनसीपी में आप शामिल हो गए हैं?
देखिए, जहाँ भी कोई पार्टी में जाते हैं तो प्रायोरिटी एक तो दोनों बातें हैं, यहाँ संगठन है और सरकार है। और संगठन में काम करना है तो संगठन बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, और सरकार का जो है तो विकास के लिए सरकार का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। सरकार को हम ज़्यादातर हमारी प्रायोरिटी जो है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे एरिया की डेवलपमेंट होना चाहिए। उसे सरकार के मदद के सिवा ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पर सर, आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं आप एनसीपी को, क्योंकि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि सरकार गिरेगी, लगातार ऑपोजिशन की रूलिंग पार्टी भी आरोप लगा रही है कि सरकार गिर जाएगी। देखो, सरकार गिरते गिरते 1 साल हो गया, ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी से कई लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनको रुकवाने के लिए बार बार ये कहा जाता है कि सरकार गिर रही है, सरकार गिर रही है, सरकार गिरती होती नहीं है। तो अभी क्या लगता है आपको, कौन और कौन नेता जो बीजेपी के हैं जो आपके संपर्क में है सर? देखो, आगे